नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का जो हमारा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1। तो देखिए क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। और इसकी हम सीखेंगे आज प्रश्नावली 1.1। तो देखिए मैं आपको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जिससे कि हमें जब हम आगे के इसके क्वेश्चन सीखें तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमारे जो कक्षा 9th है उसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और उसकी हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जिससे कि हमें आगे के प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी सरलता हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए नोट में प्राकृतिक संख्याएं। देखो मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज़ और यहाँ से बता दूँ, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हमें नाम से मालूम चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है, यानी संख्या क्या होती है, कौन कौन सी संख्या है, किस तरह की संख्या क्या है। तो टोटल हमें इस चैप्टर में संख्या के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहोगे कैसे, जैसे मान के चलिए आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी क्लास में हम आपसे आके पूछें कि भाई बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप गिनना शुरू कहाँ से करेंगे, हमेशा एक से, बोले 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके घर में कितने कमरे हैं, तो आप हमेशा एक से ही गिनोगे, बोले 1 2 3 4 जो भी है। ये सपोज करिए आप किसी बाग में चले गए और वहाँ पे आपसे कहा जाए कि भाई गिन के बताइए इस बाग में कितने पेड़ हैं, तो हमेशा आप गिनती कहाँ शुरू करोगे, 1 2 इस तरह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि वे संख्याएं जो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डैश डैश। तो ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, 0 1 2 3 और इसका अंत कहीं नहीं होता। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से कई बार विकल्प में एक सवाल आ जाता है कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी चलती चली जाती, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, बोले हमें नहीं पता। क्यों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि ये 0 शुरू होती है। तो आपकी बात समझ में आ गई, पूर्ण संख्या क्या है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आप जानते हैं, देखिए पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है, यानी संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं वो कहलाते हैं पूर्णांक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी ऐसा कोई समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या भी शामिल है और धनात्मक संख्या भी शामिल है, तब वो समूह कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाता है, पूर्णांक। देखिए अब हम जानते हैं यहाँ से अभाज्य संख्याओं के बारे में। आइए देखिए समझाते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, मैं यूँ कहूँ कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, या जो एक और खुद के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। देखिए कैसे, जैसे 2, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत ही 2 से होती है, ठीक है। और 2 एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है
और अभाज्य भी है, ठीक है। बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, विषम। इसमें देखिए कैसे, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब तुम कहोगे तुमने 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 देखो 3 से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम 9 नहीं लिया। उसके बाद फिर 11, उसके बाद देखियो 13, उसके बाद हमने 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, समझ में आ रही है बात। फिर 17, फिर 19, फिर हमने 21 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया हमने, बताइए 21, क्योंकि 21 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो अब शायद आपके बात समझ में आ गई है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो खुद 1 से कटे, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर कटते हैं, या खुद अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 2 से। आप ध्यान रखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कौन सी होती है, 2। या कई बार पूछता है कि ऐसी एक अभाज्य संख्या बताओ जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वो भी क्या होगी, हमारी 2, ठीक है। अब देखिए इससे आगे हम सीखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। देखिए ये चीज यहाँ से बहुत जरूरी है हमारे पाठ के हिसाब से, क्योंकि परमेय संख्याओं का बहुत ज्यादा जिक्र हमारे पाठ में इसमें किया गया। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनते रहना। देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सबसे पहली शर्त होती है परमेय संख्याओं की कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरी शर्त जहां Q का मान क्या ना हो, 0 ना हो, और P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और P तथा Q का जो HCF है यानी मासा वो क्या हो, 1 हो। अगर कोई भी संख्या इन सारी शर्तों को पूरी करेगी तो वो कहलाएगी परमेय संख्या। दोबारा सुन लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिनका Q का मान क्या ना हो, 0 ना हो, और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और P और Q का HCF क्या हो, 1 हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे देखिए ये 1/2, तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी अंश बटे हर के रूप में अगर लिखा जा सके तो वो संख्या क्या है, हमारी परमेय संख्या है। जैसे 3/4, 5/7, 1/5, 2, 3, अब ये भी परमेय संख्या है। अब आप कहोगे भाई ये कैसे परमेय संख्या होगी, अभी तुम कह रहे कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब जैसे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बटे में 1 तो मान सकते हैं ना, जैसे 3 है, 3 के बटे में भी 1 लगा सकता हूँ। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास 2 लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो बात तो एक ही है, तो लिख गया हम P/Q के रूप में। जैसे मान लीजिए मेरे पास 0 है तो 0 को लिख सकता हूँ 0/1। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q का मान क्या ना हो, 0 ना हो, और P और Q दोनों पूर्णांक हो, और P और Q का जो HCF हो वो 1 हो, क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से अपरमेय संख्याओं के बारे में। देखिए अपरमेय संख्या क्या है, देखो मैं पहले आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, फिर मैं देखो समझाता हूँ आपको डिटेल में कि क्या चीज होती है अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लो कि वे संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, अपरमेय कहलाती हैं। अब आपको ये क्या बात हुई, हम कैसा ध्यान रखें। देखिए मैं आपके लिए देखो एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भूलना मत आप। देखिए कोई भी संख्या जिसके अंडर रूट में अगर अभाज्य संख्या आ जाए, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं, भूलने का नहीं है बिल्कुल भी आगे तक। दोबारा सुन लो, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंडर रूट में अभाज्य नंबर आ जाए तो वो कहलाएगी अपरमेय संख्या। बिल्कुल याद रहेगा आपको, अब नहीं बोलो आप कभी भी। दोबारा सुन लो, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या मैंने तो आपको भी हल पढ़ाई है, वे संख्या जो किसी से नहीं कटती हैं, सिर्फ किन से कटती हैं, 1 से और खुद से, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब आप समझ लो कि कोई भी अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ रही है तो फिर वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान रखोगे। तो फिलहाल हम समझने तो वैसे बता देते हैं कि वे संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं होती हैं अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लो, √2, √3, √5, √23। अब आपने नोटिस करी ये वाली बात, अंडर रूट के अंदर क्या रखा है, अभाज्य संख्या, तो इसलिए क्या है ये अपरमेय। इसके भी देखो अंडर रूट में क्या रखा है, अभाज्य संख्या, इसलिए ये भी अपरमेय है। यहाँ भी अभाज्य संख्या है, यहाँ भी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि अंडर रूट के अंदर अभाज्य नंबर आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, हमारी अपरमेय होगी, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल ध्यान है आपको। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला प्रश्न, ठीक है।
अब तक हम जो भी चीज़ आपको सिखा रहे थे वो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए थी, ठीक है। हमारे जो सिलेबस के हिसाब से है वो देखो यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, यानी वो पूछ रहा है कि भाई शून्य क्या परमेय संख्या है। आगे, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर ना हो। तो अब हमें यहां से ये जवाब देना है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो देखिए आपको मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए 0 है, ठीक है। अब आपको देख के ये लगेगा कि ये परमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि अगर हम 0 के बटे में कोई भी नंबर लिखें, जैसे मान लो मैंने 0 के बटे में 1 लिखा, या 0 के बटे में 2 लिखा, या 0 के बटे में 3 लिखा, तो इन सब का मान आएगा तो 0 ही। ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऊपर का मान यानी अंश का मान 0 हो और बटे में जब दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए, उसका जो मान है वो हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से समझ गए कि जो हमारा शून्य है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। तो कैसे हम आंसर लिखेंगे, देखिए तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। आंसर में लिखेंगे शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q को रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। अब तुम देख लो, इसके उदाहरण देख लो कैसे इसको लिख सकते हैं भाई p/q के रूप में शून्य को। तो जैसे देखिए हमने लिख दिया 0/1, तो ये भी तो 0 ही है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 0/2, तो ये भी एक तरीके का 0 ही है। मैंने लिख दिया 0/4, 0/9, कुछ भी लिख दो, तो ये सभी क्या है, 0 ही है। इसलिए जो शून्य है वो हमारा क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान हमारा क्या नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? 6। अब देखिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं, जो कुछ नए बच्चे होंगे ना, 9th क्लास वाले खास तौर से, जब आप पहली बार इन चीज़ों को सीख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा बोले यार 3 और 4 के बीच में भी कोई नंबर आता है क्या? अरे हमें तो पता है भैया 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। हाँ देखिए मैं आपको यहाँ से बता दूं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनेकों संख्याएं होती हैं। एक बार ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती हैं, तो बच्चों को लगता है 1 2 3, नहीं, कितनी भी हो सकती है, अनेक, अनंत, लाखों, करोड़ों, कोई गिनती नहीं है। समझ में आ गई बात? तो किन्हीं दो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं, तो आप कहना अनेक। ठीक है, फिलहाल देखिए हम सवाल पे वापस आते हैं। तो सवाल में पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या बताइए। तो देखिए इसका आंसर शुरू कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उन संख्याओं को लिखो जिनके बीच में से परमेय संख्या मांगी गई है। तो 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या मांगी गई, ठीक है। अब इसके बटे में ना 1 मान ले रहे हैं हम, 3/1 और 4/1। अब आप कहोगे सर बटे में 1 क्यों मान लिया? क्योंकि हम परमेय संख्या के रूप में इसको बनाना चाह रहे हैं। पहले आपको पता है परमेय संख्या कब बनती है? जब कोई मान बटे के ऊपर हो और कुछ मान बटे के नीचे, यानी जब p/q के रूप में लिख जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या मान लिया, बटे में 1 मान लिया। अब देखिए इनके बीच में से कितनी संख्या हमसे पूछी है, 6। अब मैं देखो यहाँ से आपको ट्रिक बता देना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। यदि आपसे 6 परमेय संख्या पूछे बीच में से, तो आपको ना 7 से गुणा करनी है अंश में और 7 से ही गुणा करनी है हर में। यदि आपसे 5 परमेय संख्या पूछी जाए तो आप 6 से गुणा करेंगे अंश में और 6 से गुणा करेंगे हर में। यानी जितनी संख्या पूछी जाएंगी उसमें 1 बढ़ा के अंश में और हर में उतने से ही गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी संख्या पूछी है हमसे, 6, तो मैं लिखूंगा दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में
7 से गुणा करने पर। कोई बच्चा जवाब देगा मुझे 7 से ही गुणा मैंने क्यों करी? क्योंकि 6 परमेय संख्या पूछी जा रही है। अगर 5 परमेय संख्या पूछी जाती तो 6 से गुणा करते, 4 पूछी जाती तो 5 से, और 3 पूछी जाती तो 4 से। समझ में आ गई? जितनी संख्या पूछेगा उससे एक ज्यादा से गुणा करनी है, ठीक है। तो देखिए ये संख्या हमारे पास 3/1 है, इसके अंश में भी 7 से गुणा और हर में भी 7 से गुणा, ठीक है। और ये वाला बीच में और हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ये संख्या देखिए हमारी 4/1 है, ऐसे ही इसमें भी अंश में 7 से गुणा और कितने में, हर में भी कितने से गुणा, 7 से गुणा। अब देखो सॉल्व करो, 3 सत्ते 21 और बटे 7 एकम 7, और यहाँ से 4 सत्ते 28 बटे 7 एकम 7। अब है समय संख्या ये आ गई। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों के बीच में से क्या संख्या बतानी है, 6। तो लिखेंगे इसलिए इनके बीच की 6 परमेय संख्याएं, कितनी संख्याएं, 6 परमेय संख्याएं। अब आप देखिए ध्यान से देखना जरा, 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी इन दोनों के बीच में। अब देखिए इनके बीच में लेना है, बीच का मतलब क्या होता है कि इससे तो आगे की लेनी है और इससे पीछे की, भाई तभी तो बीच में आएगी। यानी इससे संख्या बड़ी हो इससे छोटी हो। तो शुरू कहां से करेंगे, 22/7, ठीक। इसके अगली कौन आएगी फिर, 23/7, फिर अगली 24/7, फिर अगली 25/7, समझ में आ रही है, फिर अगली 26/7 और फिर अगली 27/7। हो गई 6, क्योंकि फिर 28/7 आ जाएगा, वो हमें लेना नहीं है। यूं कह रहा है इनके और इनके बीच में, तो बीच का मतलब है इससे आगे की और इससे पीछे की। तो समझ में आ रहा है, इससे आगे कौन आएगी, 22/7, और आगे बढ़ेंगे 23/7, और आगे 24/7, और आगे 25/7, फिर 26/7 और 27/7। गिन के देख लो, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां से एक चीज बता दूं, यदि इनमें से कोई नंबर तुम्हें कटता हुआ दिखाई दे तो आप काट देना, और यदि ना कटता हुआ दिखाई दे तो आप वहीं आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से कोई सा नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, एक अभाज्य नंबर है, कोई 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो गया ये वाला हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में ना, यदि हम 6 परमेय संख्या निकालेंगे तो उनमें से ये वाली भी 6 परमेय संख्या होंगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि केवल यही 6 परमेय संख्या इनके बीच में होंगी। जी नहीं, बहुत सारी होंगी। मैंने अभी बताया था परमेय संख्या किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमसे सिर्फ 6 संख्या पूछी थी, तो हमने इस तरीके से 6 संख्या क्या कर ली, निकाल दी। आपको ध्यान क्या रखना है, जितनी परमेय संख्या पूछे उसमें एक बढ़ा के अंश में और हर में क्या करनी है, गुणा करनी है। बाकी आप धीमे धीमे समझ लोगे। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी पूछी अब की बार, 5। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखेंगे 3/5 और 4/5। कितनी संख्या पूछी है, 5 पूछी है। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, 5 पूछेगा तो 5 में एक बढ़ाओ, कितने हो गए, 6। तो 6 से गुणा करेंगे अंश में और 6 से गुणा करेंगे हर में। तो क्या लिखेंगे हम, वही पुरानी वाली बात जो अभी लिखी थी हमने, कि भाई दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में कितने से, 6 से गुणा करने पर। तो देखिए करिए, हमारे पास संख्या थी 3/5, 6 से गुणा अंश में 6 से गुणा हर में, ठीक है। और अगली संख्या थी 4/5, इसके भी 6 से गुणा अंश में और 6 से गुणा हर में। सॉल्व करिए, 3 6 18 और 5 6 30, और अगला है 4 6 24 और बटे 5 6 30। अब हमें निकालनी है इनके बीच में से कितनी संख्या है, 5 परमेय संख्या है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसलिए इनके बीच की कितनी संख्या है, 5 परमेय संख्याएं, 5
परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्या देखिए कौन कौन सी होंगी इनके बीच में से। तो एक आगे बढ़ाओगे यहां से मिलेगा 19/30, देखते रहे ना। फिर एक आगे बढ़ाओगे सीधा मिलेगा 20/30, एक आगे बढ़ाओगे 21/30, और आगे बढ़ाओगे तो मिलेगा 22/30, और आगे बढ़ाओगे तो हमें मिलेगा 23/30। तो बात आपके समझ में आ गई है। कितनी संख्या आ गई हमारी? 5। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5। समझ गए कैसे निकल रही है? देखो 18/30 था, एक आ गया 19/30, फिर और 20/30, फिर 21, इस तरीके से निकल रही है। बीच का मतलब है कि इससे आगे की और इससे पीछे की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यदि ये संख्या कट सकती है तो आप काट दें, और ना कटे तो आप वहीं छोड़ दें। तो देखिए 19/30 तो किसी से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 10 से। तो 10 दूनी 20 और 10 तियां 30। ठीक है, इन्हें काय से काट लो तुम? इन्हें काट लो एक बार में सीधे सीधे 3 से। तो 3 सत्ते 21 और 3 नहीं 30। इन्हें तुम काट लो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहां बचाएंगे कितने? 15। ठीक है, तो क्या क्या रह गया? 19/30, क्योंकि ये तो किसी से कटा ही नहीं था। आगे बचा 2/3, और बचा 7/10, और बचे 11/15, और 23/30। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं के बीच में से परिमेय संख्या। समझ में बात आ गई है? देखिए अब हम सीखते हैं इसका लास्ट और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। यानी हमें पहले ये बताना है कि जो हमें दिया गया है वो सत्य है या असत्य है, और उसके साथ साथ हमें अपना कारण भी देना है। मतलब सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों सत्य है, इस बात को भी क्या करना है? हमें बताना है। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट सवाल, क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस बात का जवाब देना है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो बेटा ये वाली बात है सत्य है। अब क्यों सत्य है देखो ये समझो ध्यान से। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 अनंत तक सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5, तो वो कहां तक जाती है? अनंत तक। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सब की सब काय में शामिल हो गई? पूर्ण संख्या में शामिल हो गई। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये वाली बात कैसी है हमारी? सत्य है। ठीक है, अब देखें अगला सवाल सेकंड में हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो समझ लो ध्यान से, यूं कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। देखो अब कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जो प्लस में भी होते हैं, और कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जो माइनस में भी होते हैं। तो जो पूर्णांक प्लस में है भाई वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या माइनस वाले पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये वाली बात कैसी होगी? असत्य है। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि -3 क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। भाई केवल प्लस वाले पूर्णांक ही पूर्ण संख्या होते हैं, माइनस वाले पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। जबकि ये कह रहा है कि प्रत्येक तो होता नहीं है, इसलिए कैसी बात हुई इसकी? असत्य। ठीक है, अब देखो अगला और तीसरा सवाल इसका क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो यहाँ पे विवाद है। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या आप जानते हैं शुरू कहां से होती है? 0 1 2 3 इस तरीके से। तो एक बात बताओ, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होंगी? नहीं होंगी। भाई कुछ परिमेय संख्या पूर्ण होती हैं, जैसे 2 3 4 ये सब पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो हमने लिख दिया ये वाली बात भी क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखो उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया है कि 2/3 एक परिमेय संख्या है, आप जानते हैं, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं बैठेगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में न पॉइंट का मान आता है, न ही बटे वाला, न तिहाई चौथाई वाला, कुछ नहीं। पूर्ण संख्या में सिंपल संख्या आती है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ से कंप्लीट होती है।
और इससे आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे कर देना चाहता हूँ, यदि मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और इस वीडियो को अपने साथ में पढ़ने वाले कक्षा 9 के जितने भी बच्चे हैं उन तक जरूर क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। इससे थोड़े से नेक हमारी हौसला बढ़ा रहता है और थोड़ा सा नेक हमारी मदद भी इससे हो जाती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।